अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी ऐसा आकाश नहीं देखा था। ये निश्चित रूप से यह महज मौसम में बदलाव जैसी कोई साधारण बात नहीं थी। जाना। नगर प्रमुख को ठीक वही बात बताएं जो मैंने अभी कही है, एक एक शब्द करके। आदेश मिलते ही स्वर्णिम चील जैसे विशालकाय जीव ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। जिन ली ने यह देखा लेकिन उसे रोका नहीं। जब तक इससे उसके मिशन में कोई बाधा नहीं आती थी तब तक वह ऐसा नहीं करता था। देखभाल। एक दिन बाद जिन ली ने यून क्यूई और अन्य लोगों से डिवाइन लेपर्ड के बाहर मुलाकात की। जनजाति। जिन ली ने कुछ हद तक अस्त व्यस्त दिख रहे जिन चे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। युन ची की मदद के बावजूद भी तुम पुजारी को खो बैठे। जिन चे, तुम दिन ब दिन और भी बेहतर होते जा रहे हो। बेकार। जिन चे की मुठ्ठियां गुस्से से भींच गईं। अगर आप इतने सक्षम हैं तो जाए और उन सबको वापस ले आइए। और उन्हें पकड़ने में इतनी मुश्किल क्या है? जिन चे ने उपहास किया। उनके पास अब जबरदस्त बढ़त तो थी, लेकिन क्या यह आसान था? हम्फ। ये होगा अगर इस बेवकूफ जिन ली को झटका लगे तो बेहतर होगा। तब उसे एहसास होगा कि उसकी बातें कितनी बेवकूफी भरी लग रही हैं। अब यू क्यूई ने भाइयों की झगड़ों को नजरअंदाज कर दिया और सोंगयांग की ओर देखा। आप कब योजना बना रहे हैं? आगे बढ़ो। हमें फैलकर उन्हें घेरने में 2 दिन लगेंगे। हम 3 दिन में हड़ताल करेंगे। हम। जब सांजे हुई और उसने अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस किया तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सावधानी से अपने दिल के ऊपर बने अनुबंध चिन्ह को छुआ। सांगजे, क्या हुआ? कियाओ शीशी सांगजे के कमरे के पास से गुजर रही थी और उसने उसके हैरान चेहरे को देखकर कुछ सोचा। गलत था। जैसे ही सांगजे ने कियाओ शीशी को देखा, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी गर्दन से लेकर उसके चेहरे तक वह देखने में झींगा मछली पूरी तरह से पकी हुई लग रही थी। शीशी। नहीं, मेरा मतलब है, मालकिन, मालकिन, आप जाग गई हैं। कियाओ शीशी को भी पिछली रात के बारे में सोचकर असहज महसूस हुआ। सांगजे, अगर तुम सचमुच इसके खिलाफ हो, हम पहले जैसी स्थिति में वापस जा सकते हैं। सांगजे जम गया। मेरा मतलब है, अगर आपको पसंद कैसे ले जा सकता है? मुझे ये पसंद है। स्वामियों, मैं बहुत मेरे पास आपके लिए ऑफर है। राहत ने कियाओ शीशी का हाथ पकड़ लिया। 187 दिन करने की वाली थी। अब कियाओ शीशी की बारी थी अचंभित होने की। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी साथी बन सकी, स्वामिनी। मैं आपसे कड़ी मेहनत करूंगा ताकि आप मुझे भी पसंद करने लगो। मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जाता हूँ। इतना कहकर सांगजे ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर भाग गया। कियाओ शीशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने वास्तव में सोचा था कि सांगजे होगा दुखी। माँ, आओ देखो, आकाश में बादल कितने सुंदर हैं। कियाओ शीशी आंगन में दाखिल हुई और ऊपर की ओर देखा। आकाश में तैरते कभी सफेद रहे बादल सब कुछ अनेक रंगों में परिवर्तित हो गया था। कितने अजीब बादल हैं। कियाओ शीशी के मुंह से शब्द अभी निकले ही थे कि उसने अपने पेट में पल रहे शावक को एक जोरदार झटका देते हुए महसूस किया। अचानक उत्तेजित होकर मारी गई लात। उसने धीरे से सांस ली और धीरे से अपने पेट को सहलाया। यह क्या है? क्या आप सुंदर देखना चाहते हैं? बादल भी। अधीर मत बनो, कुछ ही दिनों में आप इन्हें खुद देखने के लिए निकल पड़ेंगे। दिन। अगले 2 दिनों में सुनशियाओ और अन्य लोग तेजी से व्यस्त होते चले गए, इतना अधिक कि कियाओ शीशी अक्सर पूरा दिन उन्हें देखे बिना ही गुजार देती थी। हालांकि वे चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, वे हमेशा उनमें से एक को भीतरी हिस्से में छोड़ देते थे। शहर उसकी देखभाल करेगा। उस रात कियाओ शीशी अभी लेटी ही थी और नींद में डूबने लगी थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसके दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज आई। टाइगर बीस्ट सिटी की सेना यहाँ आ गई है। मैंने कम से कम 100 नर बीस्टमैन देखे, 5 स्टार और ऊपर। मैं समझता हूँ, योजना के अनुसार आगे बढ़ें। सही। जब जिन लिंग ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो उसने कियाओ शीशी को बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। जिक्सी, क्या हमने तुम्हें जगा दिया? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। क्या वे यहाँ हैं? क्या आप टाइगर बीस्ट सिटी से हैं? जिन लिंग ने सिर हिलाया। डरो मत, सुनशियाओ और बाकी लोग इसे संभाल लेंगे। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। भले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, फिर भी वह इससे बचने की उम्मीद कर रही थी। यदि संभव हो तो प्रत्यक्ष टकराव। आखिरकार किसी भी लड़ाई का मतलब जानमाल का नुकसान ही होगा। क्या जनजाति के सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है? जी हाँ, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस पशुवत मानवों की दुनिया में तथाकथित वफादारी की अवधारणा का कोई खास महत्व नहीं था। अधिकांश पशुमानवों के लिए, विशेषकर कई बाहरी लोगों के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कबीले का नेता कौन था। जब तक कोई नेता उन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है, तब तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि टाइगर बीस्ट सिटी द्वारा उनकी जनजाति पर हमला होने की संभावना है, तो जागृत पशुवत आत्मा वाले पुरुष अपने गृह क्षेत्र की रक्षा के लिए आगे आएंगे। वे दुश्मन की ताकत की परवाह किए बिना जान की बाजी लगा देंगे। जिन ली अपनी सेना के साथ जनजाति के बाहरी इलाके में पहुंचा और वहां उसका सामना सुनशियाओ से हुआ। एक आकाश को निगलने वाला अजगर। दिलचस्प, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। पुजारी को सौंप दो तुरंत और आप में से कुछ लोग आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ टाइगर बीस्ट सिटी लौट आएंगे। फिर हम इस मामले को सुलझा हुआ मान सकते हैं। सुनशियाओ की सर्पाकार पुतलियों में अंधकार में एक ठंडी गहरी रोशनी चमक रही थी। उसे लाओ। सुनशियाओ के आदेश पर 2 पशुपुरुष फेंगशुआन को आगे लेकर आए। आग की रोशनी में फेंगशुआन प्रकाशित हुआ, जिससे उसका साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रूप सामने आया। थोड़ा दुबला होने के अलावा वह पहले जैसा ही दिखता था। जिन ली ने गर्व से हंसते हुए कहा, देखना, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक साधारण जनजाति भला उस शक्ति से कैसे भयभीत नहीं हो सकती थी। टाइगर बीस्ट सिटी, पुजारी जी, क्या आप ठीक हैं? फेंगशुआन के होंठ कांप रहे थे जब वह धीरे धीरे बोल रहा था। मैं ठीक हूँ, चल दर। जिन ली के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अध्याय 203 खगोलीय विसंगति। छुट्टी। हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन जिन ली ने सुनशियाओ की ओर उंगली उठाई। जहां तक आप लोगों की बात है, क्या तुम स्वेच्छा से आओगे या मुझे अपने आदमियों से तुम्हें घसीट कर लाना पड़ेगा? सुनशियाओ की आवाज बर्फीली थी। उसके अलावा यहां मौजूद कोई भी अन्य जानवर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिन ली के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा लगता है कि जब तक खून नहीं बहता तब तक आपको डर का अनुभव नहीं होता। जब तुम्हें मेरे लिए इंतजार
जिनली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही फेंगक्सुआन ने जल्दबाजी में उसे बीच में ही रोक दिया। जिनली नाखुश था, लेकिन फेंगशुआन के पद के प्रति सम्मान के कारण उसने अपने गुस्से को दबा लिया। आप क्या कहना चाहते हैं पुजारी जी? फेंगक्सुआन जिनली के पास गया और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। योजना में बदलाव हुआ है। जा रहे थे अब। ये देखकर जिनचे और अन्य लोगों ने उत्सुकतावश इधर उधर देखा। पुजारी जी क्या हुआ? यहाँ आने का हमारा पूरा मकसद उन्हें पकड़ना था। कैसे कर सकते हैं? क्या हम सफल होने से पहले ही चले जाएंगे? बेशक मुझे पता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। उसने पिछले कुछ दिन पानी की जेल में बंद रहकर बिताए थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस तरह की दवा है। उन्होंने उसे खाना खिलाया था, लेकिन हर दिन ठीक समय पर उसे असहनीय दर्द होता था। वह मृत्यु की कामना करता था। शुरू में तो वह इसे सहन कर सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ दर्द और भी तीव्र और असहनीय होता गया। फिर भी जब भी वह पीड़ा से पागल होने की कगार पर होता, वे उसे खाना खिलाते थे, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए एक और गोली। उसने पिछले कुछ दिनों से इस अमानवीय यातना को सहन किया था और अंत में उसे उपज दी। मेरी साथी ने कहा कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें उन्हें आज्ञाकारी होकर वापस लौटने के लिए मजबूर करना होगा। मैं वापस आने पर हम आपको 30 दिन की दवा का विश्रण देंगे। फेंगक्सुआन सहमत हो गई थी, इसलिए वह जिनली और दूसरों को समझाने के लिए इतना बेताब था। पीछे हटना। वह महिला अब तक मिली किसी भी महिला से कहीं अधिक रहस्यमय थी। एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा और इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा तो मैं स्वयं इसे ध्वस्त करने के लिए नेतृत्व करूंगा। दिव्य तेंदुआ जनजाति को जमीन पर गिराओ। योजना में बदलाव हुआ है। आप सभी को तुरंत वापस लौटना होगा। युन क्यूई और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी को फेंगक्सुआन की प्रतिक्रिया बहुत अजीब लगी। पुजारी जी क्या कुछ हुआ है? फेंगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। वह नहीं चाहता था कि बहुत से लोगों को पता चले कि उसे नजर दिया गया है। ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने काफी तैयारी कर ली होगी। मुझे डर है कि उन्होंने एक निर्धारित कर दिया है, ये हमारे लिए एक जाल है, इसलिए अभी के लिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। सोंगयान ने सुनशियाओ की ताकत को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसने फेंगशुआन के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सुझाव। यू क्यूई और जिनचे भी चुप रहे। हालांकि जिनली पीछे हटने के विचार से ही क्रोधित हो गया था। उनकी नजर में सुनशिया और उसके लोगों को हराना एक आसान काम होगा। अगर वे अब हार मान लें, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अन्य दानव शहर उनका किस तरह मजाक उड़ाएंगे। जिनली जा रहे थे अब। जिनली ने फेंगशुआन को उदासीनता से देखा। उसे पुजारी के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन फेंगक्सुआन उनके पिता उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उसके पास उसके शब्दों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निकालना। जिनली को सेना का नेतृत्व करते हुए पीछे हटते देख फेंगक्सुआन ने राहत की एक लंबी सांस ली। जनजाति के नर पशु पुरुष जो गठन में खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार थे, जिनली और उसकी सेना को मुड़कर जाते देख वे आश्चर्यचकित रह गए। टाइगर बीस्ट सिटी पहले भी मुसीबत खड़ी करने आ चुका है और वे हमेशा इतने आक्रामक होते हैं। इस बार वे यूं ही मुड़कर क्यों चले जाएंगे? मुझे पता है ना? ये बहुत अजीब है। सुनशियाओ ने उनकी लौटती हुई आकृतियों को देखा, एक पल के लिए इतनी सतर्कता कम नहीं की। सतर्कता कम मत करो, गश्त तो मत करें। समझा। जिनली की सेना को 3 टुकड़ियों में विभाजित किया गया था। उसने अपने पशु पुरुष वापस नहीं बुलाया था, तो उसने एक दस्ते को पहाड़ के पास छिपाकर छोड़ दिया था। जनजाति। रात हो गई, लेकिन सोंगयान को बिल्कुल भी अंधेरा महसूस नहीं हुआ। दरअसल एक बेहद चकाचौंध भरी रोशनी थी उनके सामने के मार्ग को रोशन करते हुए। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो पाया कि 7 रंगों के बादल जो चक्कर लगा रहे थे। दिव्य तेंदुए जनजाति के ऊपर वनस्पतियां घनी होती जा रही थी, जिससे पूरी जनजाति प्रकाश में नहा रही थी। सोंगयान पूरी तरह से चकित रह गई। अचानक तेज हवा चलने लगी और जनजाति के ऊपर तैरते रंगीन बादल गिरने लगे। घुमाए। चमकीले बादलों ने एक विशाल भंवर का रूप ले लिया, जो आकाश में तेजी से घूम रहा था। आंधी ऐसी लग रही थी मानो वे उनके शरीरों से ऊर्जा चूस रहे थे, यहां तक कि उनके जैसे शक्तिशाली पशुमानव भी ऐसा कर सकते थे। वे मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े रह पाते हैं। क्या हो रहा है? ये हवा कहां से आ रही है? उधर देखो, दिव्य तेंदुए जनजाति के ऊपर क्या हो रहा है? सभी प्राणी ऊपर देखने लगे और वे उस खगोलीय घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके पहले क्या ये है कि एक विचार मन में आते ही फेंगक्सुआन के चेहरे पर खेद के भाव उभर आए। अगर मुझे जहर नहीं दिया गया होता, मैं उन्हें अंदर घुसकर जांच करने का आदेश देता, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, हवा बहुत तेज है, हमें अब चलना चाहिए। सबके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे नजरें फेर लें और अपनी यात्रा जारी रखें। लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि आसमान से एक विशाल छाया उन पर छा गई। जिनली और उसके आदमियों ने ऊपर देखा तो जिनवेई एक सुनहरे बाज जैसे जानवर पर सवार होकर नीचे उतर रहा था। ये तो नगर स्वामी है, वह यहाँ क्यों है? जिनवेई ने सुनहरे बाज जैसे जानवर की पीठ से फुर्ती से छलांग लगाई। शहर का स्वामी। जिनवेई की निगाहें समूह पर घूमती रहीं और अंत में जिनली पर टिक गईं। क्या हुआ? कहाँ क्या सांजे और उसके लोग ऐसे ही है? जिनली ने जल्दी से जिनवेई की ओर देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। सिटी लॉर्ड, हम थे, हम सांजे को पकड़ने ही वाले थे कि पुजारी ने हमें वहां से चले जाने का आदेश दिया। फेंगशुआन की ओर मुड़ते ही जिनवेई की तीखी निगाहें और भी सिकुड़ गईं। फेंगजुआन। फेंगक्सुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिनवेई अभी सामने आएगा। वह बहाना सोचने के लिए हड़बड़ी करने लगा, लेकिन जिनवेई उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। जैसे ही उसके चेहरे पर झिझक का भाव आया, जिनवेई समझ गया। वह सच बताने की योजना नहीं बना रहा था। पुजारी जी, आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है, लेकिन टाइगर बीस्ट सिटी आपके बिना भी चल सकती है। एक खतरा, यह तो निश्चित रूप से एक खतरा था। नगर स्वामी, मैंने पीछे हटने का आदेश केवल इसलिए दिया क्योंकि मैंने ऊपर एक विचित्र घटना देखी थी। दिव्य तेंदुआ जनजाति। मुझे डर था कि कुछ बुरा हो जाएगा। जिनवेई ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक अनियंत्रित उत्साहित चमक थी। एक खगोलीय घटना, इसका मतलब है कि असाधारण प्रतिभा वाला एक पशुमानव जन्म लेने वाला है। मेरे आदेशों को आगे पहुंचाओ।
हमला करो, दिव्य तेंदुए जनजाति पर हमला करो और उनके सभी शावकों को पकड़ लो। नगर स्वामी, क्या आप सचमुच दिव्य तेंदुए जनजाति का सफाया करने का इरादा रखते हैं? जिन वेई ने उसे गंभीर निगाहों से देखा, और आपको लगता है कि वे अपने सारे शावकों को यूं ही सौंप देंगे? बिल्कुल नहीं। जिन वेई ने उपहास किया। आक्रमण करना। जिन ली का चेहरा खुलकर उत्साह से चमक उठा। उसके पंजे खून का स्वाद चखने के लिए बेताब थे। जनजाति का भीतरी शहर। कियाओ शीशी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आगामी युद्ध के लिए की गई सभी तैयारियों की समीक्षा करती रही। सबसे पहले फेंगक्सुआन का उपयोग करके टाइगर बीस्ट सिटी से सैनिकों को खदेड़ने की योजना थी। पीछे हटना। कियाओ शीशी को इस कदम पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि इसका कितना असर होगा। फेंगक्सुआन अन्य पशु पुरुषों पर हावी रहा, इसीलिए उनके पास एक बैकअप प्लान होना जरूरी था। लड़ना। दुश्मन के पास उनसे कई गुना अधिक उच्च स्तरीय पशु मानव थे, इसलिए सीधा मुकाबला टकराव का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने दोनों तरफ कई घात लगाकर हमले किए थे, कबीले के अंदर और बाहर। कियाओ शीशी करवटें बदलती रही, उसके विचार उलझे हुए थे। फिर उसे विंग याद आया, उसने अपने कबीले के पशु पुरुषों को नमक के खेतों की खोज के लिए तट पर भेजा था, अभी तक उनसे कोई खबर नहीं मिली थी। स्प्राइट, मेरे पास जो थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं उनसे मैं और क्या ले सकता हूं? मेजबान, आप इतनी देर रात तक क्यों जाग रहे हैं? बहुत ज्यादा चिंता करना आपके और शावक दोनों के लिए हानिकारक है। मुझे नींद नहीं आ रही है, बस मुझे बताओ। होस्ट, अगर आप अपने बचे हुए सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कार्ड मिल सकता है, तो इसे करें। अध्याय 204, जिनलिंग, बहुत दिनों बाद मुलाकात। हर अतिरिक्त लाभ से कियाओ शीशी को थोड़ी और मानसिक शांति मिलती थी। नींद नहीं आ रही। कियाओ शीशी ने करवट बदली और जिनलिंग को गले लगा लिया। उसकी स्वच्छ सुगंध ने उसके चिंतित हृदय को शांत कर दिया। मुझे थोड़ी चिंता है, मुझे नहीं पता कि सुनशियाओ और बाकी लोग वहां कैसे हैं। बाहर हवा का एक झोंका आया और खिड़की से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अंदर आ गई। रोशनी इतनी तेज थी कि कियाओ शीशी अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही थी। यह इतना चमकदार क्यों है? क्या यह बिजली हो सकती है? जिनलिंग खिड़की बंद करने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उसने जानवरों की खाल का पर्दा उठाया, रोशनी बाहर की धूप इतनी तेज थी कि उसे दर्द से कराह उठना पड़ा। जिनलिंग, उसे बेसुध खड़ा देखकर कियाओ शीशी ने अपना पेट पकड़ा, बिस्तर से उठी और वह उसके पास चली गई। यह तो कियाओ शीशी ने रंग बिरंगे आकाश को आश्चर्य से देखा। यह क्या है? अपने पूरे जीवन में जिनलिंग ने कभी ऐसा आकाश नहीं देखा था। शायद बारिश होने वाली है। वापस लेट जाओ। उफ, कियाओ शीशी ने धीरे से कराहते हुए कहा। क्या गलत? जिनलिंग ने घबराकर खुद को संभालते हुए पूछा। कियाओ शीशी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह शावक है। वह मुझे लात मार रहा है। वह हिलता डुलता रहा है। पिछले 2 दिनों में यह घटना और भी अधिक बार घटित हो रही है। मुझे लगता है कि वह सामने आने के लिए तैयार है। एक गर्म, बड़ा हाथ उसके सूजे हुए पेट पर धीरे से टिका हुआ था। अच्छे शावक बनो, अपने आप को परेशान मत करो मां। आप कुछ ही दिनों में बाहर आ सकते हैं। जैसे ही जिनलिंग ने धीरे से उसके पेट पर हाथ फेरा, उसे अचानक अपनी हथेली पर एक ताकत का धक्का महसूस हुआ। वह उसने हताशा भरी मुस्कान दी। कितना बलवान छोटा शावक है। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूं कि वह कितना शरारती होगा जब उसका जन्म होगा। कबीले के बाहर एक तेज आंधी सुनशियाओ और उसके आदमियों के चारों ओर चल रही थी, जिससे वे लगभग अंधे हो गए थे। ऊपर का आकाश तेजी से उज्जवल होता गया, उसके चमकीले रंगों ने उन पशु मानवों को चकित कर दिया। सुनशियाओ की लाल सर्पाकार आंखें तेज हो गईं जब उसने अंधेरे में गंभीर निगाहों से देखा। जिनली 100 योद्धाओं की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा। सुनशियाओ ने जिनली को देखा, जो जाने के बाद वापस लौटी थी, और उसके अंदर एक घातक आभा फैल गई। उसके पास से जिनली ने सुनशियाओ को घमंडी निगाहों से देखा। कबीले के सभी शावकों को हमारे हवाले कर दो, वरना हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। दिव्य तेंदुआ जनजाति। उस कबीले की रक्षा कर रहे पशु मानवों ने उसकी बातों पर क्रोध से आग बबूला हो गए। वे लंबे समय से इससे तंग आ चुके थे। बीस्ट सिटी को साल दर साल श्रद्धांजलि देने की परंपरा। उन्हें इसे सौंपने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? जिस शिकार की उन्होंने इतनी मेहनत से तलाश की, उन्हें उन महिलाओं को क्यों भेजना चाहिए? प्रिय, यह आवारा जानवरों की तरह रहने से किस तरह अलग था? और अब उन्होंने उनके शावकों को लेने की हिम्मत की। वे मरने के ही लायक थे। सुनशियाओ की काली आंखों में बेलगाम हत्या की मंशा झलक रही थी। असंभव। तेज हवा के झोंके पर सवार होकर उसने अपना पशु रूप धारण कर लिया। उसके विशालकाय सर्प शरीर को देखकर जिन दंग रह गया। ली एक पल के लिए थम गई। आसमान को निगलने वाला एक विशालकाय अजगर, मुझे देखने दो कि आज तुम्हारे पास क्या है। जिनली दहाड़ा सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गया और सुनशियाओ पर हमला कर दिया। पशु पुरुष उसके पीछे के सभी लोग एक साथ आगे बढ़ गए। जिन वेई पहाड़ की ढलान पर खड़ा होकर कबीले के सामने हो रहे नरसंहार को देख रहा था। सुनशियाओ से पहले 5 सितारा पशु आत्मा वाला एक पशु मानव, उसके योद्धा उसके लिए मात्र भोजन थे, जिन्हें वह एक एक करके निगल जाता था। जिन वेई के चेहरे पर असीम उदासी छा गई। सोंगयान, आप और यू क्यू ई जाएं। उस आकाश को निगलने वाले विशालकाय अजगर को पकड़ो। आदेश मिलते ही यून क्यू ई और सोंगयान आगे बढ़ गए। इसी बीच जिन 600 सैनिकों की एक और टुकड़ी को लेकर जनजाति के पीछे स्थित पहाड़ की ओर बढ़ा। वहां से भीतरी शहर तक जाने का रास्ता सबसे छोटा था। शुल्क। वे राक्षस दहाड़ते हुए आगे बढ़े। धमाका, कबूम। लेकिन इससे पहले कि वे पिछले गेट के पास भी पहुंच पाते, सिलसिलेवार विस्फोट हो उठे। पूरी तरह से अप्रत्याशित हमले में फंसकर वे राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके अंग बिखर गए हर जगह। जिनचे तेजी से पीछे हट गया। मैदान छोड़ना। सभी लोग पीछे हटे। अंधेरे से आकृतियां उभरी और शहर की ऊंची दीवारों के ऊपर दिखाई दी। अंधेरे में फियान की हल्की भूरी आंखें ठंडी चमक रही थी। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो, आपको पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। जिनचे ने गुस्से से उनकी ओर देखा। तुम्हें लगता है कि यह छोटी सी चाल हमें रोक सकती है? सपने देखते रहो। मारना। जिनचे ने सबसे पहले अपना रूप बदला और एक बार फिर अपने पशु रूप में पिछले द्वार की ओर दौड़ पड़ा। फियान अपनी जगह पर अड़ी खड़ा रहा। जैसे ही जिनचे पास आया, उसने तेजी से बुलबुला फेंक दिया।
उसके हाथों में फल हैं। तो आपको तेज आवाजें पसंद है ना? तो आज मैं तुम्हें खूब खरी खोटी सुनाऊंगा। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण कियाओ शीशी के लिए झूठ बोलना असंभव हो गया था। फिर भी जिनलिंग ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं, शीशी, डरो मत। शावक, जल्दी करो, सारे शावकों को हमारे कमरे में ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूं। लेकिन जिनलिंग को आश्चर्य हुआ जब उसने दरवाजा खोला तो उसने वहां चारों शावकों को खड़ा पाया। उनकी पीठ उसकी ओर थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर शावक जिनलिंग की ओर देखने के लिए मुड़ गए। पिता जिनलिंग, क्या मां की तबीयत ठीक नहीं है? कियाओ कियाओ ने चिंता से पूछा। जिनलिंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी मां को तुम्हारी चिंता थी और उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था। अंदर, आप सब लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? कियाओ ली की छोटी सी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे पिताजी के संघर्ष का एहसास हो रहा था। मुझे डर था कि बुरे लोग अंदर घुसपैठ हो गई, इसलिए मैं मां की रक्षा के लिए उठ गया। मैंने पिताजी से वादा किया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। कियाओ आंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ये सही है, हमें मां की रक्षा करनी होगी। शावकों की बात अभी खत्म ही हुई थी कि चीलों की तेज आवाज गूंज उठी। आकाश। जिनलिंग ने ऊपर देखा और उसकी सुनहरी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गईं। गोल्डन ईगल बीस्ट ग्रुप आ चुका था। गोल्डन ईगल बीस्ट ग्रुप शहर के भीतरी हिस्से के ऊपर काफी ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था। अचानक गोल्डन ईगल बीस्ट का नेतृत्व करने वाला जानवर नीचे झपटा, ऐसा लग रहा था मानो वह उतरने ही वाला हो। आंगन। अंधेरे से काले धुंध का एक हल्का सा झोंका निकला और तेजी से गोल्डन ईगल के चारों ओर लिप गया। जानवर। अगले ही पल गोल्डन ईगल बीस्ट का सिर जमीन पर गिर पड़ा और सन्नाटा छा गया। काले कोहरे के भीतर सांजे की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसकी सांवली त्वचा उसे मानो रात के साथ एकरूप कर देती थी। उसने अपनी उंगलियों को अपने चेहरे पर छुआ, फिर उन्होंने घृणा से उन्हें मृत जानवर के पंखों पर पोंछ दिया। बहुत गंदा। कुछ देर चक्कर लगाने के बाद गोल्डन ईगल बीस्ट से एक बार फिर नीचे की ओर गोता लगा गए। लेकिन इस बार उनका निशाना भीतरी आंगन नहीं, बल्कि सामने तैनात पहरेदार थे। पीछे के द्वार। मौत को दावत देना। काली धुंध चमकी और उनके पीछे दौड़ पड़ी। जैसे ही सांजे की आकृति गायब हुई, आकाश से एक और आकृति नीचे उतरी और वहां आकर रुकी। आंगन। जिनलिंग की आंखें केंद्रित हुई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस आकृति को जिनलिंग की निगाह का आभास हो गया और उसने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। जिनलिंग, बहुत दिनों बाद मिले। जिनलिंग की मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। श्रीबाई। श्रीबाई ने धीमी हंसी हंसी। जिनलिंग की ओर उनकी निगाहें किसी बुजुर्ग की तरह कोमल थीं। एक कनिष्ठ व्यक्ति पर। मैंने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए मैं नगर प्रमुख के साथ स्वयं देखने आया हूं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में जीवित होना। जिनलिंग, मेरे साथ वापस आओ। आपका जीवित होना ही आपके शरीर का प्रमाण है। दवा के दुष्प्रभावों से पूरी तरह उबर चुका है। अब से आप निश्चित रूप से एक बन जाएंगे, तुम्हारे पिता के अधीन एक दुर्जय सेनापति। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। श्रीबाई के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। क्यों? क्योंकि जिस जिनलिंग को तुमने बचपन से ही जानवर की तरह किया था, वह बहुत पहले मर चुका है। श्रीबाई ने धीमी हंसी हंसी। जिनलिंग, तुम अवज्ञाकारी हो गई हो, और मेरे पास इसके कई तरीके हैं। अवज्ञाकारी बच्चों से निपटना। एक हल्की छलांग के साथ श्रीबाई हवा में ऊपर उठे और लगभग जिनलिंग की आंखों के स्तर पर मंडराने लगे। जिनलिंग ने शावकों को अंदर जाने और दरवाजा बंद करने को कहा। अपनी मां की रक्षा करो। जिनलिंग आंगन में कूद पड़ी और श्रीबाई पर झपटी। जिनलिंग की फुर्ती पहले से भी अधिक देखकर श्रीबाई ने संतुष्टि भरी हंसी हंस दी। वह इतनी तेज गति से चकमा देता रहा कि जिनलिंग उसे छू भी नहीं पाई। बहुत बढ़िया जिनलिंग, आपने सुधार किया है, इसे जारी रखें। जिनलिंग दहाड़ा और अपने बाघ जैसे पंजों से उस पर जोरदार हमला किया। तभी श्रीबाई ने अचानक से रास्ता बदल लिया। फ्लैश ने हमले से बचते हुए तेजी से लात मारी, जिससे जिनलिंग हवा में उड़ गया। टकरा जाना। बाहर से आई तेज आवाज सुनकर कियाओ शीशी घबराकर दरवाजा खोल बैठी। सबसे पहली बात जो उसने की, हमने देखा कि जिनलिंग जमीन पर गिर पड़ी थी। जिनलिंग। दरार। अचानक आसमान में बिजली की एक भयानक कड़क गूंज उठी। कियाओ शीशी के शरीर में एक हल्का दर्द दौड़ गया। उसका पेट फूल गया और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। अध्याय 205, मुझे तुम और शावक दोनों चाहिए। जिक्सी। जिनलिंग झट से खड़ा हुआ और कियाओ शीशी की ओर दौड़ा, लेकिन श्रीबाई ने उसका रास्ता रोक दिया। जिनलिंग, लड़ाई के दौरान अपना ध्यान मत भटकाओ। श्रीबाई ने फिर से हमला किया और जिनलिंग के पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिनलिंग के बचने की कोशिश के दौरान श्रीबाई ने एक पल के लिए कियाओ शीशी की ओर देखा और तुरंत मैंने उसका फूला हुआ पेट देखा। श्रीबाई को अपने सामने खड़ी महिला के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारा शावक। जिक्सी से दूर रहो। इससे पहले कि श्रीबाई अपनी बात पूरी कर पाते, जिनलिंग उन पर झपटी। श्रीबाई ने झट से नजरें हटा ली और बच गए, लेकिन जिनलिंग के नुकीले पंजों ने फिर भी उन्हें खरोंच लगा दी। उसका चेहरा। कियाओ शीशी ने दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया और भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही वह हिली, उसे एक गर्म एहसास हुआ, उसके पैरों से तरल पदार्थ की एक तेज धारा बहने लगी। कियाओ शीशी हैरान रह गई। क्या मेरा पानी टूट गया? माँ, क्या हुआ? जल्दी से अंदर जाओ। शावकों ने जल्दी से कियाओ शीशी को घर के अंदर ले जाने में मदद की। शावकों ने जल्दी से कियाओ शीशी को घर के अंदर ले जाने में मदद की। कियाओ शीशी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। माँ, ऐसा लगता है कि आप जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं। आप जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं। उसके मुंह से शब्द अभी निकले ही थे कि उसे तेज दर्द का दौरा पड़ा और कियाओ शीशी दर्द से चीख उठी। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके अभी आपको ठीक कर दूंगा। भयभीत होकर कियाओ बिस्तर पर चढ़ गई और कियाओ शीशी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर में लगातार उपचार ऊर्जा प्रवाहित की गई।
इस क्षमता के उपचार प्रभाव से कियाओ शीशी का दर्द काफी हद तक कम हो गया। चिंता मत करो, मां ठीक है। कियाओ शीशी ने गहरी सांस ली और छोड़ी, लेकिन बाहर लड़ाई की आवाजें और तेज होती गई, अधिक तीव्र। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मेजबान, मेजबान, आपको प्रसव पीड़ा हो रही है। शावक बाहर आ रहा है। जल्दी करो और गहरी सांसें लें। चुप रहो। क्या तुम मुझे तड़पते हुए देखने के बजाय कुछ नहीं कर सकते? अरे मेजबान, आप भूल गए। आपने इससे पहले दर्द निवारक दवा के लिए 10 पॉइंट रिडीम किए थे। जल्दी करो, इसे बाहर निकालो और इसे खाएं। कियाओ शीशी सचमुच भूल गई थी। उसने झटपट गोली निकाल ली। दवा ने तुरंत असर दिखाया और कुछ क्षण पहले का असहनीय दर्द गायब हो गया, पूरी तरह। कियाओ शीशी ने जैसे ही राहत की सांस ली, अचानक से दूर दर्द हो गई। एक विशालकाय गोल्डन ईगल के हिंसक हमले का परिणाम। कियाओ ली, कियाओ आंग और सांग की तुरंत आगे बढ़े। हालांकि गोल्डन ईगल का आकार शावकों से काफी बड़ा था, लेकिन उसमें कोई खास लक्षण नहीं थे। जागृत पशु आत्मा उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही शावकों ने एक गोल्डन ईगल बीस्ट को बाहर निकाला, दूसरा जबरदस्ती अंदर घुस आया। धमाका। कमरे का दरवाजा अचानक किसी बाहरी ताकत के प्रहार से खुल गया। श्री बाई अंदर आए और उनकी निगाहें कियाओ शीशी के पेट पर टिकी हुई थी। जिन लिंग उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह श्री बाई को मुश्किल से छू सका। जब जिन लिंग अभी बच्चा ही था, तब श्री बाई पहले ही 10वें रैंक पर पहुंच चुके थे। इन सभी वर्षों में वह टाइगर बीस्ट सिटी की अपार शक्ति का प्रतीक रहा था। जिन लिंग, तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। क्या इस नन्ही मादा के पेट में तुम्हारा बच्चा है? यह शावक है साधारण, मुझे उसे वापस टाइगर बीस्ट सिटी ले जाना होगा। श्री बाई का हाथ लालच से कियाओ शीशी के पेट की ओर बढ़ा। जिन लिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। अचानक उसके भीतर से एक शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसके कारण इससे वह दर्द से कराहते हुए बाघ की दहाड़ निकाल सका। उनके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो इतनी तेज थी कि श्री बाई मुश्किल से अपनी आंखों को बचा पाए। आंखें खुली हुई। जब सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई, तो एक सुनहरा बाघ जैसा दानव प्रकट हुआ, जो अब अपने पहले के आकार से दोगुने से भी अधिक बड़ा था। उसने अपने पंजों से श्री बाई पर हमला किया। श्री बाई आश्चर्य से जिन लिंग को देखा। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो वह मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि जिन लिंग ने ठीक मेरे सामने ही 9वीं रैंक हासिल कर ली थी। क्या एक बेटी की बात किसी जिन लिंग, मुझे पता था कि तुम्हारे बारे में मेरी सोच गलत नहीं थी। तुम उस झुंड में सबसे प्रतिभाशाली थे। आप और तुम्हारा बच्चा, मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा। जिन लिंग की हथेली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा एकत्रित हुई और उसने उसे श्री बाई की ओर विस्फोटित कर दिया। जनजाति के ऊपर अधिक से अधिक सुनहरे चील जैसे जानवर चक्कर लगा रहे थे, लगभग उन्हें ढक रहे थे। आकाश में हेलो बहुरंगी गाइस, बादल। बीच में गोल्डन ईगल बीस्ट लगातार जनजाति की ओर गोता लगाते रहे, उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते रहे। घरों के भीतर कबीले में पहरा दे रहे एक नर पशु मानव ने आदेश चिल्ला कर दिया, बैंगनी चंद्रमा घास को पूरी तरह से जला दो। सही। नर पक्षियों ने आज्ञा का पालन किया और पहले से ढेर की गई बैंगनी चंद्रमा घास को रोशन करने के लिए अपनी मशालें उठाई। जैसे ही बैंगनी चंद्रमा घास में आग लगी, घना काला धुआं हवा में फैल गया और उसे अपने साथ ले गया, हवा के कारण ऊपर की ओर। बैंगनी चंद्र घास जलाने के बाद जनजाति के पुरुष तुरंत अपने अपने घरों में वापस चले गए। पत्थर के मकान। आकाश में मौजूद सुनहरे चील जैसे विशालकाय जीवों ने जलते हुए बैंगनी चंद्रमा से निकलने वाले घने धुएं को अंदर खींच लिया। घास। पहले तो उन्हें सिर्फ गंध अप्रिय लगी, लेकिन जल्द ही उन्हें राहत महसूस होने लगी। उनके शरीर में कुछ गड़बड़ी है। उनके पंख ऐसे लग रहे थे मानो उनका वजन 1000 पाउंड हो, और वे लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने पंख नहीं फड़फड़ा सके। 1 2 3, एक के बाद एक गोल्डन ईगल बीस्ट आकाश से नीचे गिरने लगे। पत्थर के घरों में छिपे नर पशु मानव आश्चर्य से देख रहे थे। ये बैंगनी चांद घास अद्भुत है। धुएं की वजह से ये गोल्डन ईगल जानवर मर रहे हैं। अन्य गोल्डन ईगल बीस्ट को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वे तुरंत उड़ने के लिए मुड़ गए, हवा की दिशा के विपरीत। एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर जिन वेई कबीले में चल रहे युद्ध को देख रहा था, उसकी बाघ जैसी आंखें और भी तीखी होती जा रही थी। गहरा। क्या आप सिर्फ एक कबीले के खिलाफ इतना संघर्ष कर रहे हैं? बेकार का कचरा। जिन वेई अचानक अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया और अपने पीछे वालों पर दहाड़ने लगा। मेरे पीछे आओ, आज रात मैं दिव्य तेंदुए जनजाति का सफाया कर दूंगा। गर्जन। जिन वेई अपने साथ जो बाघ जैसे जानवर लाया था, वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसकी ओर दौड़ पड़े। जनजाति। हालांकि जिन वेई को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे कबीले की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक घटना घटित हो गई। गेट के पास से अचानक एक छोटी सी काली आकृति उनके सामने से तेजी से गुजर गई, लेकिन वह छोटी सी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई।